नमस्कार। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। लेकिन इसकी असली पहचान तो यहाँ की मिट्टी में बसी कला है। एक ऐसी कला जो हर गली, हर गांव में सांस लेती है। तो आज हम इसी कला की आत्मा को छूने की कोशिश करेंगे, मंदिरों की घुंघरियों से लेकर खेतों की धुनों तक। चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कला की बुनियाद को समझेंगे। फिर चलेंगे उत्तर प्रदेश के इकलौते शास्त्रीय नृत्य कथक की दुनिया में। उसके बाद प्रदेश के अलग अलग कोनों में बसे लोक नृत्यों और गीतों को जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि ये विरासत हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, उत्तर प्रदेश की कला। किसी भी संस्कृति को समझने के लिए उसकी नींव को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इतनी सांस्कृतिक गहराई है क्यों? इसका जवाब दरअसल दो धाराओं में बहता है, जो एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन दोनों ही इस प्रदेश की पहचान है। एक है शास्त्रीय कला और दूसरी लोक कला। अच्छा, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, शास्त्रीय कला को एक सधे हुए अनुशासित रास्ते की तरह समझिए, जिसके नियम सदियों पुराने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखे हैं। बिल्कुल पक्का रास्ता। वहीं दूसरी तरफ है लोक कला। वो तो गांव की पगडंडी है, स्पॉन्टेनियस, जो किसी नियम का इंतजार नहीं करती। घर में बच्चे का जन्म हुआ, शादी की शहनाई बजी या खेत में फसल लहलहाई, बस वहीं से गीतों नृत्य फूट पड़ते हैं, बिल्कुल दिल से। और इसी लोक कला का सबसे बड़ा उदाहरण है नौटंकी। खासतौर पर हाथरस के इलाके से निकली ये कला पौराणिक और लोक कथाओं को संगीत और नाटक के जरिए मंच पर कुछ इस तरह जिंदा कर देती है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। तो अब गांव के चौपाल से निकलकर जरा राज दरबार की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा खंड उत्तर प्रदेश का इकलौता शास्त्रीय नृत्य कथक। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि समझिए पूरे उत्तर भारत की सांस्कृतिक धड़कन है। जी हाँ, सिर्फ एक। जहाँ एक तरफ लोक नृत्यों की इतनी लंबी लिस्ट है, वहीं शास्त्रीय नृत्य के तौर पर उत्तर प्रदेश की पूरी विरासत सिर्फ एक नाम पर टिकी है, कथक। और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। और मजे की बात यह है कि कथक की पहचान सिर्फ यूपी तक ही नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत का गौरव है। नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित इस कला को दो बड़े घरानों ने संभाला और संवारा है। एक तो है नज़ाकत और अदाओं के लिए मशहूर लखनऊ घराना, और दूसरा है आध्यात्मिकता पर जोर देने वाला बनारस घराना। चलिए अब शास्त्रीय मंच की भव्यता से उतरकर वापस प्रदेश की मिट्टी की महक में लौटते हैं। तीसरा खंड क्षेत्रीय लोक नृत्यों की एक झलक। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें उत्तर प्रदेश के दिल तक ले जाएगी। तो हमारी यात्रा शुरू होती है कृष्ण की भूमि ब्रज से। जरा कल्पना कीजिए चरकुला नृत्य की। महिलाएं सिर पर एक पहिया रखकर उस पर जलते हुए 108 दियों का संतुलन बनाते हुए नाच रही हैं। ये भक्ति और कला का अद्भुत संगम है ना? इसी तरह रासलीला का रास नृत्य, सावन में मंदिरों का झूला नृत्य और मोरपंख पहनकर किया जाने वाला मयूर नृत्य, इन सब में ब्रज की कृष्ण भक्ति की गहरी छाप दिखती है। और यहीं एक दिलचस्प चीज देखने को मिलती है कि कैसे भारत की कलाएं आपस में जुड़ी हैं। बुंदेलखंड के पाई डंडा नृत्य को अक्सर बुंदेलखंड का डांडिया भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी गुजरात के डांडिया की तरह डंडों की लयबद्ध टक्कर से एक जोश और उल्लास का माहौल बनता है। ये दिखाता है कि संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती। बुंदेलखंड में तो नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। बेटे के जन्म की खुशी ख्याज में झलकती है, तो जन्माष्टमी की भक्ति राई नृत्य में। जब किसान फसल काटते हैं तो उनकी मेहनत का जश्न सौरा नृत्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि हर समुदाय की अपनी एक आवाज है, जैसे धोबी समाज का अपना खास कनारा नृत्य। अब जरा अवध और पूर्वांचल का रुख करते हैं। अवध में रामनवमी पर जोगिनी नृत्य की एक अनोखी परंपरा है, जिसमें पुरुष साध्वी का वेश धरकर नाचते हैं। वहीं पूर्वांचल की शादियों में राजपूतों का छोलिया नृत्य तलवारों की खनक से शौर्य और वीरता को दिखाता है। और इन सबके बीच एक बहुत ही भावुक नृत्य है विदेशिया, जो उस पत्नी के दर्द और इंतजार को बयां करता है जिसका पति कमाने के लिए परदेस गया है। कहते हैं जहां नृत्य शरीर की भाषा है, वहीं संगीत आत्मा की आवाज है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जीवन के साउंड ट्रैक की। हमारा चौथा खंड धरती से जुड़े लोकगीत। ये वो धुनें हैं जिनमें यहाँ के लोगों की कहानियां, खुशियां और गम बसे हैं। ब्रज की हवा में आज भी कृष्ण की भक्ति घुली हुई है।
जो रसिया जैसे गीतों में सुनाई देती है। जब होली का त्योहार आता है तो यही भक्ति होरी के चंचल सुरों में ढल जाती है। वहीं थोड़ा पश्चिम की तरफ बढ़ें तो रागिनी और ढोला के किस्से कहानियों वाले गीत सुनाई पड़ते हैं, जो वहाँ की लोक संस्कृति का एक तरह से आईना है। पूर्वांचल के गीतों में मौसम का मिजाज और इंसानी जज्बात का एक गहरा संगम मिलता है। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो मिर्ज़ापुर और बनारस की हवाओं में कजरी का मीठा दर्द घुल जाता है। बिरहा में जुदाई का दर्द है और विदेशिया गीत उसी दर्द को सुर देता है, जिसे हमने पहले नृत्य के रूप में भी देखा था। और अब बात बुंदेलखंड की वीर भूमि की, जहाँ का आल्हा सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि रगों में जोश भर देने वाली एक वीर गाथा है। इसे वीर रस में गाया जाता है, यानी शौर्य और पराक्रम की कहानियां जो आज भी शादियों और समारोहों में लोगों में एक अलग ही उत्साह भर देती हैं। बुंदेलखंड में होली का रंग इस्सुरी फाग के बिना अधूरा माना जाता है। वहीं अवध में जब घर में कोई नन्हा मेहमान आता है तो उसकी किलकारियों के साथ सोहर के मंगल गीत गूंजते हैं। और हाँ, यहीं पर सूफी संतों की कव्वाली भी गूंजती है, जो भक्ति को एक बिल्कुल अलग अंदाज में पेश करती है। तो हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, 5वां और आखिरी खंड। इस विरासत का महत्व क्या है? ये सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि एक जीती जागती संस्कृति है। तो हमने क्या देखा? एक तरफ कथक का अनुशासित शास्त्रीय रूप है और दूसरी तरफ दर्जनों लोक परंपराएं हैं जो जीवन के हर रंग को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सांस्कृतिक तस्वीर बनाते हैं जो वाकई बहुत गहरी और विविध है। और ये पूरी यात्रा हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि तेजी से बदलती इस दुनिया में इन अनमोल परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे जिंदा रखा जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।